चलो दोस्तों, शुरू करते हैं अमर चित्र कथा की मूर्खतापूर्ण आज्ञा। टिंकल शैली कई कहानियाँ दोस्तों सारी अच्छी हैं। कई कहानियाँ हैं, ध्यान से सुनना। बोंगा देश का राजा मूर्खानंद आज बेहद गुस्से में था। गोल तस्तरिया, गोल पुरिया, गोल मेज, उगता गया हूँ गोल गोल चीज़ें देखते देखते। प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं? मुझे आज ही एक हुक्म जारी करना है। फरमाइए महाराज। ध्यान से सुनिए। मैंने अपने राज्य से तमाम गोल चीज़ों को ख़त्म कर देने का फैसला किया है। ख़त्म करने का टाल मटोल न करो, जाकर राज्य में मुनादी करवा दो। हाँ, सबसे पहले रसोई से शुरुआत करता हूँ। गोल चपातियाँ बनाना बंद करो। पर चपातियाँ तो हमेशा से गोल बनती आई हैं, लेकिन आज के बाद से नहीं, चौकोर चपातियाँ बनाओ। राजा जी की आज्ञा है। सो राज्य की हर गोल चीज़ का आकार बदल दिया गया। इस चाल से तो हम अगर अगले साल भी पड़ोसी गांव तक पहुंच जाए तो गनीमत समझो। हाय मेरे पहिएदार जूते तो काम ही नहीं कर रहे। उफ। एक दिन मैं शिकार पर जा रहा हूँ, मेरा रथ तैयार करवाओ। तेज और तेज। पहिए जिस रफ्तार से घूमेंगे उसी रफ्तार से हम आगे बढ़ पाएंगे महाराज। बेवकूफ़, तो पहियों की रफ्तार तेज करो। अचानक, यह तो राजा है, चांदी हो गई। महाराज, पैदल ही भाग निकलने में भलाई है। बचाओ बचाओ। अब नहीं बचूंगा। हाय, मैंने ऐसा मूर्खतापूर्ण हुक्म जारी क्यों किया? मैंने गोल पहियों का चलन बंद ही क्यों किया? अगर मेरे रथ में गोल पहिए होते तो मैं भी बच गया होता। हे भगवान, लुटेरे करीब आते जा रहे हैं। अब तो मैं चंद क्षणों का ही मेहमान हूँ। सुबुक सुबुक। आइए बैठिए महाराज। तुम्हें यह रथ कहाँ से मिल गया, गोल पहियों वाला? महाराज, मैं आपका मंत्री ही हूँ। आप पर हमला करने का अभिनय करने वाले वे लोग दरअसल मेरे ही आदमी थे। वे ही यह रथ लेकर आए थे। मैं आपको दिखाना चाहता था कि आपका नया कानून कितना खतरनाक है, और तुम अपने उद्देश्य में सफल भी रहे। मैं अपना हुक्म रद्द करता हूँ। गोल के बजाय अब राज्य में चौकोर चीज़ें दिखाई नहीं पड़नी चाहिए। हे भगवान, वही डाक के 3 पात। लोगों को नचाने वाला लड़का। ओझा शहर जा रहा था। उसे उम्मीद थी कि शहर में संगीतकार के रूप में वह काफ़ी धन कमा सकता है। रास्ते में, बाबूजी एक पैसा दे दो। लो। आगे चलने पर, गरीब को कुछ दे दो भैया। यह लो। थोड़ा और आगे पहुंचने पर, मैं बहुत भूखा हूँ बेटा। मेरे पास बस यह आखिरी सिक्का बचा है, पर इसे तुम रख लो बाबा। तुम्हें इसकी मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। तुम बहुत उदार हो। 3 दफ़ा मैंने तुमसे भीख मांगी और तीनों बार तुमने मुझे निराश नहीं किया। 3 दफ़ा, पर मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ बाबा। मांगो, क्या वर मांगते हो? लगता है कोई सिर फिरा है। मुझे यह वरदान दीजिए कि जब भी मैं अपना वायलिन बजाऊं, लोग झूम झूम कर नाचने लगे। ऐसा ही होगा। धन्यवाद बाबा। अजीब आदमी था। समझता है कि जिसे चाहे मन चाहे वरदान दे सकता है। हे छोकरे, यहाँ आ। जब तक मैं सेब खाऊं कोई धुन सुना। कितने पैसे दोगे? फूटी कौड़ी नहीं। अगर नहीं सुनाएगा तो 2 लाख ज़रूर दूंगा। फिर तो धुन सुनाना ही बेहतर है। अभी ओझा ने गज वायलिन के तारों पर रखा ही था कि अरे, यह क्या हो रहा है? मेरे पैर खुद ब खुद उठ रहे हैं। वह विश्वास नहीं होता, उस बूढ़े ने तो सचमुच वरदान दे दिया। जब तक बजाता रहूँगा यह नाचता रहेगा। बंद करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। यह पैसों की थैली रखो, पर बंद कर दो। जो ही ओझा ने वायलिन बजाना बंद किया। उफ। अब आगे बढ़ा जाए। मेरे वायलिन की धुन पर सब नाच सकते हैं। मज़ा आ गया। खुशी के मारे ओझा के पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। शहर में अभी उसने पाँव धरा ही था कि
तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, हमारे साथ चलो। गए गिरफ्तार सिपाही ओझा को लेकर नगर प्रमुख के पास पहुंचे। इस बदमाश ने मेरे पैसों की थैली छीन ली थी। छीन ली, पर इसकी तलाशी लो, इसकी तलाशी लो। यह रही। पर उसने यह खुद मुझे दी थी। उसने खुद तुम्हें दी? क्यों? ताकि मैं वायलिन न बजाऊं। वायलिन न बजाने के लिए भला मैं इससे पैसे क्यों दूंगा? हाँ, बिल्कुल बेतुकी बात है। तुमने पैसे चुराए हैं। इस देश में चोरी की सजा है फांसी। इसे फांसी के तख्ते पर ले जाओ। यह तो न्याय है। ओझा को फांसी के तख्ते पर चढ़ते देख नगरवासी स्तब्ध रह गए। कितना छोटा है और कितना मासूम भी, पर नगर प्रमुख अपने फैसले पर दृढ़ था। कानून की नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं, फिर भी अपराधी से उसकी अंतिम इच्छा ज़रूर पूछी जाएगी। मैं अपना वायलिन बजाना चाहता हूँ। ओझा को उसका वायलिन थमा दिया गया। सब दम साधे देख रहे थे, पर जो ही ओझा ने वायलिन बजाना शुरू किया, लोग अपने आप को रोक नहीं पाए। उनके पैर थिरकने लगे और वे झूम झूम कर नाचने लगे। क्या हो रहा है? तो वह सच कह रहा था। तुमने उसे वायलिन बजाना बंद करने के लिए पैसे दिए थे। मैं वायलिन मत बजाओ ओझा, मैं जान गया तुम निर्दोष हो। तुम हमारे साथ रहो और अपने अद्भुत और मधुर संगीत से हमारा मनोरंजन करो, खुशी से। पर उस आदमी को छोड़ दीजिए, जैसी तुम्हारी इच्छा। पर इसे फौरन यह नगर छोड़कर जाना होगा। ओझा फिर उसी नगर में रहने लगा। शीघ्र ही उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। जगह जगह से लोग उसके वायलिन की मधुर धुन सुनने और उस पर नृत्य करने आते। अब ओझा बहुत खुश था। ऊँट और गधा। एक दिन एक ऊँट की मुलाकात एक गधे से हुई। चलो साथ चले। ज़रूर। इस रास्ते से मत चलो, यहाँ आदमियों का आना जाना रहता है, वे हमें पकड़ सकते हैं। मैं नहीं डरता किसी से। एक दिन, ऊँट भैया, मेरा मन ज़ोर ज़ोर से गाना गाने को कर रहा है। मित्र हर चीज़ की उचित जगह और वक्त होता है। आज सुबह ही मुझे पास ही कुछ आदमी नज़र आए थे। कहीं उन्होंने तुम्हारा रेंकना, मेरा मतलब है गाना, सुन लिया तो वे आकर हमें पकड़ कर ले जाएंगे। बड़े डरपोक हो। ढील डोल पहाड़ सा हिम्मत चूहे की। सौ गधा ऊँट की बात पर कान न धरते हुए रेंकने लगा। डेचू 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 डेचू। यह आवाज़ कैसी? शायद कोई गधा रेंक रहा है। तो फिर पकड़ लाओ, हमें सामान ले जाने के लिए वैसे भी एक और जानवर चाहिए। सो वे लोग दबे पांव ऊँट और गधे के पीछे आ पहुँचे। देखो, वह रहा गधा, साथ में एक शानदार ऊँट भी है। यही तो हमें चाहिए। या पकड़ लिया इसे, ऊँट न जाने पाए। देख लिया अपनी बेवकूफ़ी का नतीजा। शीघ्र ही। चुप रहो, मुझे उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है। गधा बेहोश हो गया, शायद ज़्यादा गर्मी की वजह से। हाय! उसकी पीठ का सामान उतार कर उसे ऊँट की पीठ पर लाद ले चलो। तो तुम बहाना कर रहे थे, सचमुच बेहोश नहीं हुए थे? ही ही। बच्चू, तुम्हें तो मैं मज़ा चखा कर रहूँगा। जल्दी ही रास्ते में एक पुल पड़ा। गधे भाई, मेरा मन नाचने को कर रहा है। शायद तुम्हारे सुबह के गाने का असर है यह। न, ऐसा न करना। हर चीज़ की उचित जगह और वक्त होता है। यह तो तुम्हें तब याद रखना चाहिए था जब तुमने गाया था, नहीं मित्र, मैं तो नाचूंगा। लाला लाला बचाओ। ऊँट भाई, रुक जाओ, भगवान के लिए रुक जाओ, मुझे सबक मिल गया है। ठीक है। रात को जब आदमियों ने डेरा डाला, भागने की कोई तरकीब सोचो। अब कुछ अकल की बात की। सूझ गई तरकीब। इन रस्सियों को चबा डालो। और फिर जल्दी ही मैं आज़ाद हो गया। शायद चलो चले। उसके बाद ऊँट और गधे में गहरी मित्रता हो गई और वे सुखपूर्वक रहने लगे। चूरू और मूरू।
देश भर की पुलिस को कुख्यात चोर चूरू की तलाश है। उसने तिलपुर की महारानी का 2 करोड़ रुपए का हीरा चुरा लिया है। चूरू तो सिर दर्द बन गया है, उसे पकड़ना ही होगा। पर कैसे? वह हाथ ही नहीं आता। तो हमें उसे पैरों से पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। बेफिक्र रहिए, जल्दी ही वह शिकंजों के पीछे होगा। दाद देता हूँ आपकी हिम्मत की। भगवान आपके पैरों को सलामत रखे। हा हा। इस बीच चूरू अपनी कामयाबी पर फूला नहीं समा रहा था। हा हा, नायाब हीरा। महारानी ने इस पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। और देखो तो तुम्हें पकड़वाने वाले को कितना बड़ा इनाम मिलेगा। अरे वाह, मन कर रहा है जाकर खुद को गिरफ्तार करवा दूं। ही। फ़ोन मेरे एजेंट का होगा। टर्न टर्न। शुरू, मुझे फ़ौरन गैंडे का सींग चाहिए। अभी जंगल जाकर उसका इंतजाम करो। अच्छा बॉस। बेवकूफ़ कहीं का, गैंडे के सींग जैसे पेड़ों पर उगते हैं। खैर, शहर में चिड़ियाघर के रहते जंगल जाने की क्या ज़रूरत। कार तैयार रखो, आज पूनम की रात है, रात को चिड़ियाघर चला जाए। अपने साख पर मुझे भरोसा नहीं, क्या पता कब नीयत बदल जाए। हीरा अपनी पेटी की जेब में रख लेता हूँ। इस तरह हीरा 24 घंटे मेरी निगरानी में भी रहेगा। उसी शाम संयोग से क्यों न आज चिड़ियाघर की सैर कराऊं। वाह गैंडा। हाँ, रात भर ड्यूटी पर रहा, मुनिंदा हो रहा है। एक झपकी ले लूं उस झाड़ी के पीछे। सिगर इंस्पेक्टर मुरू गहरी नींद में सो गया। खुर खर। आधी रात के करीब। खर खर। अब तक सब ठीक है, अपने औजार पिंजरे में डाल दूं। ठन है, यह आवाज़ कैसी? कोई गैंडे के पिंजरे के आसपास मंडरा रहा है। बस इसकी एक फुहार से तुम गहरी नींद में डूब जाओगे, फिर तुम्हारा सींग मैं आरी से काट लूँगा। ही। ठहरो। हैं? हे भगवान, वह दवा तो मैंने खुद सूंघ ली। भागूं? हाय, मेरी पेटी फंस गई। रुको, तुम्हें हिरासत में लिया जाता है। अब अपनी पेटी की बलि चढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं। चूरू का सहायक बाहर कार में प्रतीक्षा कर रहा था। बस आइए। खर। अरे महारानी का हीरा। ही। अब तरक्की मिलकर रहेगी, या फिर कोई पदक तो ज़रूर मिलेगा। महारानी को हीरा वापस मिल गया। बाद में। बधाई हो इंस्पेक्टर। धन्यवाद सर। बस अफसोस इस बात का है कि चूरू भाग निकला, पर वह ज़्यादा दिन तक चुप नहीं बैठ सकेगा, और जो ही इस बार वह सिर उठाएगा। चोरी। चोर। इस अलमारी में छिप जाऊं। चोर ने ओझा का घर छान मारा। चोरों ने ओझा का घर छान मारा। यहाँ क्या कर रहे हो? छिपा हूँ। क्या? क्यों? हम तुम्हें मारते थोड़े ही। जानता हूँ, मैं डर के मारे नहीं, शर्म के मारे छिपा हूँ, क्योंकि आपके ले जाने लायक कोई चीज़ जो नहीं है घर में। मिठाई का चस्का। किसी जंगल में चोरों का एक गिरोह रहता था। चोर शाम को चोरी के लिए शहर की ओर जाते वक्त वे चोर एक मूर्ख की झोपड़ी पर रुकते। मूर्ख को मिठाई का एक टुकड़ा देते, फिर आगे बढ़ते। उनका विश्वास था कि उसके आशीर्वाद से उन्हें सफलता मिलती है। भगवान तुम्हें सदा खुशहाल रखे। मूर्ख को यह नहीं मालूम था कि ये लोग क्या काम धंधा करते हैं, और न जाने उसे यह जानने की परवाह ही थी। वह रोज़ बेसब्री से उनकी राह देखता, क्योंकि अब उसे मिठाइयों का चस्का लग गया था। एक दिन, अब तक क्यों नहीं आए? इंतज़ार करना भारी हो रहा है। आए तो मिठाई मिले। समझ नहीं आता आखिर वे मिठाई लाते कहाँ से हैं। जब मुझे मिठाई का इतना बड़ा टुकड़ा देते हैं, तो भगवान जाने खुद कितनी मिठाई पर हाथ साफ करते होंगे। काश मैं भी उनके साथ जा पाऊँ। आहा, आ गए। खुशामद करके देखता हूँ, शायद अपने साथ ले चले। जब चोरों ने आकर मिठाई पेश की, एक प्रार्थना है।
मुझे भी साथ ले चलिए। तुम्हें अपने साथ, पर काम चाहे जैसा हो, मैं उसमें आपका हाथ बटाऊंगा। मेरे ख्याल से इसे ले चलने में कोई हर्ज नहीं। हाँ, वैसे भी आज हमें ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत है। ठीक है, तुम हमारे साथ चल सकते हो। मेरे मुंह में अभी से पानी आने लगा। सिगरी, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? और ये लोग सड़क से जाने के बजाय उससे बच क्यों रहे हैं? खैर, मुझे क्या मतलब। आप पहुँचे। ये क्या कर रहे हैं? चोरों का इरादा जमींदार के घर में सेंध लगाने का था। घर के भीतर यह आवाज़ कैसी? जरा सी आहट से भी जमींदार की पत्नी की नींद खुल जाती थी। जरा नीचे जाकर देखूं। इस बीच चोरों ने दीवार में बड़ी सी सेंध लगा ली थी। चलो अब अंदर घुसे। ज़रूर भीतर सामने ही पकवान रखे होंगे। अगर इन पेटुओं को पहले जाने दिया तो सब हजम कर जाएंगे। ठहरिए, पहले मुझे अंदर जाने दीजिए न। है तुम? ठीक है। आहा, छक्कर खाऊंगा सड़प। हैं? पधारिए पधारिए। तो सबसे पहले आप अंदर आने को बेताब थे, हैं? अय्या, छोड़ो मुझे। अरे, कोई इसे भीतर खींच रहा है, बाहर घसीटो इसे। और फिर तो आओ भी, शर्माओ नहीं, खींचो खींचो। आ भागो। जाता कहाँ है? ठहर, अभी बताती हूँ। बचाओ सर। हाय, लालच की वजह से ही मेरी यह दुर्दशा हुई। मूर्ख अपनी झोपड़ी में लौट आया, पर अब उसे अकल आ चुकी थी। उस दिन के बाद से उसने मिठाइयों को हाथ भी नहीं लगाया। भैया, कुदरती फल कच ही भले। शांति प्रिय आदमी। किसी किसान की बेटी बहुत ही बातूनी थी। आखिर इतना ज़्यादा क्यों बोलती है? फिर मैंने उससे कहा, बक बक बक। इतनी सुंदर है, पर इसके बातूनी स्वभाव की वजह से कोई इससे शादी करने को राज़ी नहीं। अब हम क्या करें? एक दिन, श्रीमान जी, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। क्या 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 कहा? तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? जी हाँ। किसान ने बड़ी खुशी से अपनी बेटी का विवाह उस युवक से कर दिया। इसके बाद नव दंपति बैलगाड़ी में बैठकर चल दिए नया जीवन आरंभ करने। भला मानस लगता है, पर बहुत चुप चुप रहता है। पर मैं जल्दी ही इसका स्वभाव बदल दूंगी। अरे, गला खंखार रहा है, शायद कुछ कहना चाहता है। खरड़ खरड़। ओ, ये मिट्टी के बर्तन कितना शोर कर रहे हैं। शांत हो जाओ, शांत। खड़ खड़ खड़। अगर तुमने खड़कना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें चकनाचूर कर दूंगा। खड़ खड़ खड़। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अरे, सचमुच बर्तन तोड़ दिए। बड़ाक चटाक ब्रूम। अब रास्ता जरा शांति से कटेगा। अरे, ये बैल कितनी आवाज़ कर रहे हैं। शांति से नहीं चल सकते। आवाज़ बंद करो वरना भगा दूंगा। इसने तो सचमुच बैल खदेड़ दिए। युवक जुए में जुत गया और गाड़ी खुद खींचने लगा। अभी वे थोड़ी दूर पहुंचे थे कि ये पहिए कितनी आवाज़ कर रहे हैं। बंद करो यह शोर, वरना टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं सुनते? ओ, ठन कड़ाक। इसका क्या मतलब है? आज तक किसी को ऐसी हरकतें करते हुए नहीं देखा। तुम भी बहुत शोर मचा रही हो। चुप होती हो या? ले लो, हो गई। रास्ते पर उसके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। बाद में भी वह सिर्फ आवश्यकता के अनुसार ही बोलती थी। मुझे अपनी बैलगाड़ी से तो हाथ धोना पड़ा, पर तरकीब कामयाब रही। इसकी ज़्यादा बोलने की आदत मैंने छुड़ा दी। सबक। राजन बड़ा गुस्सैल था, बात बात पर भड़क उठता। यह भी कोई खाना है? हूँ भैया, जब देखो मुझे डांटते मारते रहते हैं। इन्हें सबक सिखाना ही होगा। एक दिन जब सानों का गुस्सैल भाई खेत पर गया हुआ था, तो दो आदमी उसके घर आए। यहाँ किस लिए आ रहे हैं ये लोग? कहिए, क्या काम है?
हम राजा के आदमी हैं, राजकुमारी जी बहुत बीमार है, हम उनके लिए कोई अच्छा हकीम ढूंढ रहे हैं। हकीम है? भैया को मजा चखाने का यही अच्छा मौका है। मेरे भैया भी हकीम हैं, वे वहाँ खेत में काम कर रहे हैं। ज़रा ठहरिए, बस एक छोटी सी मुश्किल है। भैया कुछ साल पहले बीमार पड़ गए थे, तब से ज़रा भुलक्कड़ हो गए हैं। पर अगर आप एक दो छड़िया जमा दे तो उन्हें सब याद आ जाता है। राजा के आदमियों को राजन खेत में मिल गया। माफ़ कीजिए हकीम साहब। हकीम? कौन हकीम? मैं कोई हकीम वकीम नहीं हूँ। लगता है इसकी बहन ठीक ही कहती थी, पर हमें इलाज भी तो मालूम है। और फिर सड़ाक सड़ाक। बोलो, हमारे साथ चलोगे या नहीं? मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। अच्छा अच्छा, चलूँगा। महल में? आहा, तो आखिर तुम्हें अच्छा हकीम मिल ही गया। राजकुमारी बहुत तकलीफ में है, उसके गले में अटकी मछली की हड्डी फौरन निकाल दो। पर महाराज, मैं कोई हकीम नहीं हूँ। खुसर पुसर। ओ समझा सिपाहियों, इस आदमी की पिटाई तो करो ज़रा। अच्छा अच्छा, मुझे राजकुमारी के पास ले चलो। हाय रे, किस मुसीबत में डाल लिया मैंने अपने आप को। राजकुमारी के कक्ष में। हा हा, यह अटपटी सूरत वाला आदमी कौन है? कोई मस्करा लगता है। हा हा। ओह, धन्यवाद भले मानस, तुमने मुझे ठीक कर दिया। यह रहा तुम्हारा इनाम। मैं तुम्हारे काम से प्रसन्न हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ कुछ दिन और रहकर पूरे राज्य के बीमार लोगों को चंगा कर दो। मना किया तो मार पड़ेगी। जैसी आपकी इच्छा महाराज। सो अगले दिन। हे भगवान, नमस्कार हकीम जी, जय राम जी की। सिपाहियों, मेहरबानी करके तुम लोग कमरे से बाहर चले जाओ। मैं अपने मरीजों का इलाज अकेले में करना चाहता हूँ। सिपाहियों के जाने के बाद, भाइयों ध्यान से सुनो, मैं हर आदमी की जांच करूँगा। जो सबसे ज़्यादा बीमार होगा उसे मैं जिंदा जलाऊँगा, बाकी की अच्छी धुनाई करूँगा। इससे तुम सब चंगे हो जाओगे। हाँ तो अब एक एक करके आगे आओ। पहला मरीज आया। तुम्हें क्या तकलीफ़ है? क्या कैसी तकलीफ़ हकीम जी? मैं तो बस यूँ ही आपसे मिलने चला आया था, अब मैं चलता हूँ। मेरी तबीयत भी ठीक हो चली है। भैया चुपचाप बाकी लोगों के साथ खिसक चलो। ठीक कहते हो हकीम जी, अच्छे ही होंगे, तभी तो सब मरीज ठीक हो गए। राजा के दरबार में। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हुआ, यह रहा तुम्हारा इनाम। धन्यवाद महाराज। वापस लौटने के बाद राजन पूरी तरह बदल गया था। सानो बहुत खुश थी। भैया को अच्छा सबक मिला, अब वे मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं करते। कालिया कोआ। चमटक, अभी अभी मैंने यहाँ से एक टिड्डा जाते देखा, कैसा फुदक रहा था। अरे ठहरो बेवकूफ़, तूने उस खरगोश को डरा कर भगा दिया। और अगर तूने टिड्डा देखा भी था तो यह कौन सी अजीब बात थी, पहले कभी नहीं देखा क्या? पर यह टिड्डा बहुत ही बड़ा था, उस चट्टान जितना। देखो वह आ रहा है, जल्दी से मुझे कहीं छिपा लो। मुंह बंद रख मूर्ख, चल इसे दोस्ती गांठे। खासा अट्टा कट्टा है, खाने में मज़ेदार होगा। नमस्कार मित्र, तुम कौन हो? कहाँ से आना हुआ? तुम किसी किस्म के टिड्डे हो क्या? नहीं, मैं कंगारू हूँ। रेलगाड़ी से मुझे चिड़ियाघर ले जाया जा रहा था, पर मैं उसमें से भाग निकला। सुनो डुबडुब, हम इसे शिकारियों के खोदे हुए उस गड्ढे तक ले चलते हैं, फिर ही बहुत अच्छी योजना है। दोस्त, भूख लगाई होगी तुम्हें, चलो हम तुम्हें ऐसी जगह ले चले जहाँ बहुत सारी ताज़ी और मीठी घास है। तुम अपने दोस्त के कान में क्या फुसफुसा रहे थे? मैं उससे कह रहा था कि तुम कितने स्वादिष्ट है, मेरा मतलब है सुंदर लगते हो। ही। सामने वह गड्ढा, मेरा मतलब है हरी भरी घास वनस्पतियाँ देख रहे हो? हाँ हाँ हाँ, तुम फंस गए। अब मैं भी भीतर आ रहा हूँ तुम्हारा काम तमाम करने के लिए। बदमाश, नज़दीक आने की हिम्मत न करना, वरना इस खतरनाक हथियार से तेरे
होश ठिकाने लगा दूंगा। इस टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी को हथियार कहते हो? ही, इससे तो मक्खी भी नहीं मरेगी। ही। कंगारू ठीक कह रहा है, यह बेहद खतरनाक हथियार है, इसे बूमरैंग कहते हैं। तुमसे किसने पूछा है? दाल भात में मुसलचंद। यह घातक हथियार, मैं तो 9-2-11 हो जाऊं। ला इधर। लो, यह गया तुम्हारा घातक हथियार। सर आ, कूद कर बाहर आ जाओ न। क्या क्या हुआ? जैसी करनी वैसी भरनी, यह कहावत सच हो गई। नाटा कोतवाल। तबू राजा के कोतवाल अनिरुद्ध का कद बहुत छोटा था। अपने नाटेपन के कारण वह हीन भावना से ग्रस्त था। कदावर आदमी उसे फूटी आंख नहीं सुहाते थे। जल्दी जल्दी चलना ठींगू, काश मैं लंबा होता। ए, तेरी यह जुर्रत मुझे ठींगू कहता है? जानता नहीं मैं कौन हूँ। पर मैं तो अपने कुत्ते से बात कर रहा था, ठींगू इसका नाम है। बेटा, मेरा ही मजाक उड़ाता है? जेल की हवा खाने के बाद ही तेरी अकल ठिकाने आएगी। तू क्या समझता है मैं इतना मूर्ख हूँ? जब भी अनिरुद्ध को लगता कि कोई लंबा आदमी उसका मजाक उड़ा रहा है, वह उसे जेल में डाल देता। जल्दी ही राजा के लंबे आदमियों में घबराहट फैल गई। हमें इस बारे में कुछ तो करना होगा, वरना वह हम सबको जेल में डाल देगा। मैं पहले ही 2 बार जेल की हवा खा आया हूँ। मैं 3 बार घर समाज में नाम खराब हो रहा है। चलो चलकर महाराज से शिकायत करें। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। जब राजा के पास पहुंचकर उन्होंने अपनी समस्या बताई, क्यों न हम उसे मोटे तल्ले वाले जूते पहनने का सुझाव दे। उनसे भी उसका नाटापन खास दूर नहीं होगा। आप तो बस उसे बर्खास्त कर दीजिए अंदाता। ऐसे कैसे निकाल दूँ भाई? वह बहुत अच्छा कोतवाल है। पूरे राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। मैंने अगर उसे पद से हटा दिया तो राज्य में गड़बड़ी फैलने लगेगी। अरे हाँ, एक तरकीब सूझी। क्यों न उसे एक उपहार भेंट में दे, एक खूब बड़ा उपहार मेरी पशुशाला में से। मेरे रास्ते में से हट ठींगू। है, सुनाई दे रहा है या नहीं ठींगू? उस दिन के बाद से अनिरुद्ध का आत्मविश्वास और बढ़ गया। उसने लंबे लोगों को सताना छोड़ दिया और उन्होंने चैन की सांस ली। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानियाँ थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।